प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड में आपका नेक्स्ट टॉपिक है जहांगीर। पिछले लेसन में अपन ने अकबर के बारे में पढ़ा था, उसके शासनकाल की घटनाओं के बारे में पढ़ा था और बताया था भाई 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है पेचिश के कारण। और अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है जहांगीर। जहांगीर के बारे में जन्म होता है इसका 1569 ईस्वी में। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे। कहा जाता है कि जहांगीर यानी अकबर के पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, तो अकबर पुत्र प्राप्ति के लिए कई दरगाहों, मकबरों आदि पर पैदल भी यात्रा करता है, बड़ी श्रद्धा रखता है। यहाँ तक कि अजमेर दरगाह जो है वहाँ पर भी कई बार दर्शन करने अकबर आता है पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा में। कहा जाता है कि जहांगीर के रूप में जो अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है वो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही होती है। जैसा इतिहासकार कहते हैं कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को जहांगीर के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और इसका नाम अकबर क्या रखता है? सलीम, और प्यार से इसे अकबर शेखू बाबा पुकारते हैं। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था नाम सलीम और शेखू बाबा, इसकी वजह से अकबर प्यार से इसे शेखू बाबा बुलाता है। माँ थी इसकी मरियम उज्जैनी, जो कि कौन थी? हरका बाई भारमल की पुत्री। 1562 में पहला विवाह जो अकबर का मुगलों के साथ राजपूतों का जो हुआ था। तो माँ मरियम उज्जैनी यानी राजपूत। शिक्षक, अब प्यारा बच्चा है, लाडला है, तो अकबर क्या करता है? अकबर इससे सारी भाषाओं का ज्ञानी बनाने के लिए बहुत सारे टीचर लगा देता है। भाई इससे हर प्रकार से इससे हर भाषा की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत बड़ा ज्ञानी बनना चाहिए और बहुत भाषाओं का ज्ञाता भी होता है जहांगीर। और इसका जो प्रारंभिक शिक्षक है अब्दुल रहीम खाना जो इतिहास में प्रसिद्ध है, इसका प्रारंभिक शिक्षक यही था। इसके अलावा कहा जाता है अकबर इसका विवाह करता है। पहला विवाह होता है यही हरका बाई की जो भतीजी होती है यानी भाई की पुत्री, जिसका नाम होता है मानबाई। पहला विवाह होता है इसका मानबाई से, जो कि कौन होती है? भगवंत दास की पुत्री, जो कि आमेर का शासक होता है। यानी जहांगीर के क्या लगे रिश्ते में? ये मेरी बहन। तो पहला विवाह आमेर जहांगीर का मानबाई के साथ होता है। मानबाई के एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है खुसरो। और इतिहासकार कहते हैं कि मानबाई आत्महत्या कर लेती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आत्महत्या के पीछे कारण था एक कि जहांगीर का भोग विलासी होना, या कुछ इतिहासकार कहते हैं कि खुसरो द्वारा पिता के विरुद्ध जो विद्रोह किया जाता है उसी से आहत होकर यह मानबाई आत्महत्या कर लेती है। यानी कुल मिला के आत्महत्या कर लेती है मानबाई, इस वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा विवाह होता है इसका, हालांकि कई विवाह किए इसने, इसकी मृत्यु से पहले ही
लेकिन जो दो प्रमुख है उसी के बारे में बता रहा हूं मैं। दूसरा विवाह होता है इसका जोधाबाई, जो कि कौन थी? मारवाड़ की राजकुमारी और मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री। इससे पुत्र रत्न के रूप में से खुर्रम प्राप्त होता है। खुर्रम जो इतिहास में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होता है। अब देखिए, ये हो गए प्रारंभिक जीवन। अब कहा जाता है कि माँ बाप के लगातार लाड प्यार स्नेह के कारण जहांगीर यानी सलीम बिगड़ जाता है, भोग विलास में लीन रहने लगता है, मद्यपान करने लगता है। हालांकि अकबर द्वारा समझाइश के कई प्रयास किए जाते हैं कि वे समझ जा, इसी में फायदा है, लेकिन सलीम दिन ब दिन लगातार बिगड़ता चला जाता है। तो उसके पश्चात अकबर के सामने देखिए, अकबर के जो प्रमुख पुत्र थे दनियाल, मुराद और तीसरा जहांगीर, जो प्रमुख इतिहासकार बताते हैं। कहा जाता है कि जहांगीर बार बार बिगड़ता जाता है, सुधरता नहीं है, तो क्या करता है, मुराद की पहले मृत्यु हो जाती है तो दनियाल को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर देता है। तो इस घोषणा के पश्चात कहा जाता है कि सलीम विद्रोह कर देता है और विद्रोह के फलस्वरूप अकबर का जो प्रमुख दरबारी होता है अबुल फजल की भी हत्या करवा देता है वीर सिंह द्वारा। तो अकबर बहुत क्रोधित होता है, फिर भी अकबर इसे क्षमा याचना कर देता है। लेकिन जब वापस क्षमा याचना करने के पश्चात भी सलीम सुधरता नहीं है तो क्या करता है, फिर इसका एक पुत्र होता है खुसरो, उस खुसरो को अपना उत्तराधिकारी अकबर बना देता है, क्योंकि दनियाल की भी मृत्यु हो जाती है। यानी दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई, तीसरा पुत्र बदतमीज हो चुका है, बिगड़ चुका है। तो अब क्या करता है, जहांगीर के पुत्र खुसरो यानी अकबर अपने पुत्र खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। और जब इसी टेंशन के कारण अकबर इस दुनिया से विदा हो जाता है, और कहा जाता है कि कुछ अमीर जो होते हैं वो खुसरो को सम्राट बनाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए मान सिंह जो कि मामा होता है, मान सिंह, अजीज कोका, जो कि आमेर के होते हैं, ये क्या करते हैं, अब भांजा है इनका, वो तो कोऑपरेट करेंगे इनको। तो खुसरो को मान सिंह व अजीज कोका सम्राट बनाने की पैरवी कर देते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर देते हैं। लेकिन भाग्य तो जहांगीर का अच्छा होता है, सलीम का, कि वो तमाम इनके विरोधों के पश्चात भी, अपनी स्थिति कमजोर होने के पश्चात भी अपना एक प्रमुख गुट तैयार कर लेता है, और अकबर की मृत्यु के 8वें दिन पश्चात जन समर्थन या अमीरों के समर्थन के पश्चात शासक बनता है। तो मृत्यु के 8वें दिन पश्चात सत्ता जहांगीर के हाथों में आ जाती है, और इनकी जो अभिलाषा होती है वो पूर्ण नहीं होती है। और जहांगीर सलीम यानी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, यानी अकबर की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के 8 दिनों पश्चात सलीम सत्ता अपने हाथों में प्राप्त कर लेता है, अगला मुगल बादशाह बनता है। किस नाम से? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ अगला मुगल वंश का शासक बनता है। तो ये थी जहांगीर के सत्ता प्राप्ति की जानकारी। अब इसके पश्चात जो जहांगीर जैसे ही सत्ता प्राप्त करता है, सत्ता प्राप्त करने के पश्चात फिर भी देखिए अपने विरोधियों के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करता है। यानी जैसे पहला शासन नीति,
शासन नीति में देखिए क्या करता है। पहला तो ये विद्रोहियों को क्षमा कर देता है। कौन? खुसरो, मानसिंह, अजीज कोका, ये इसे सम्राट बनाने में मदद करते हैं, लेकिन फिर भी क्या करता है? क्षमा कर देता है। इसके अलावा करों की समाप्ति, एक होता है तमगा कर, एक होता है जकात। दोनों ही धार्मिक कर होते हैं और मुसलमानों से लिए जाते हैं। तीसरा होता है मीर बहरी। ये तीनों कर ये समाप्त कर देता है। ये धार्मिक, ये नदी मार कराने का चुंगी कर होता है। ये नदी चुंगी, ये तीनों ही कर ये माफ कर देता है। इसके अलावा फिर क्या करता है? जन कल्याणकारी कार्य करवाता है। सराय बना ली, धर्मशालाएं बना ली, रहने खाने पीने जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाता है। यानी बहुत कुछ ये जन कल्याणकारी कार्य करता है। इसके अलावा आगरा का जो महल होता है इसका, वहां पर एक होती है यमुना नदी। उस यमुना नदी के तट पर एक पत्थर का खंभा लगवाता है और उस पत्थर के खंभे पर एक जंजीर लटकाता है, जिसमें 60 घंटियां होती है, वह 12 घोषणा पत्र होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है इतिहास में? न्याय की जंजीर, जिसमें 60 घंटियां और 12 घोषणा पत्र होते हैं जहांगीर द्वारा उत्कीर्ण। इस न्याय की जंजीर को खींचकर कोई भी जहांगीर से फरियाद या सुनवाई करवा सकता था। इसके अलावा जहांगीर क्या करता है? पशुवध पर प्रतिबंध, यानी कुछ विशेष अवसर होते हैं, उन विशेष अवसरों पर, जैसे रविवार का दिन हो गया, अकबर का जिस दिन जन्म हुआ वो दिन हो गया, कुछ विशेष अवसरों पर क्या करता है जहांगीर? पशुवध बिल्कुल बंद करवा देता है। यूं कह सकते हैं कि प्रतिबंध लगा देता है। तो ये हो गए इसके शासनकाल की नीतियां। इसके पश्चात क्या होता है कि ये जो खुसरो जो होता है, जो कि जहांगीर के पास नजरबंद रहता है, अब वो क्या करता है? सम्राट बनने की जो अभिलाषा थी उसके मन में वो अभी भी चल रही होती है। अब वो क्या करता है? भाई सम्राट तो मैं बनूंगा ही बनूंगा। और इस चक्कर में क्या करता है वो? जहांगीर की जो नजरबंदी होती है वहां से वह निकल जाने में कामयाब हो जाता है और वो आदेश वो वैसे दिलवाता है भाई कि मैं अकबर की जो दरगाह है वो दरगाह देखना जाना चाहता हूँ, तो उसे परमिशन मिल जाती है। और वो क्या करता है कि वहाँ से वो चुपचाप सुरक्षित स्थान की ओर चला जाता है और कहा जाता है कि लगभग 12,000 सैनिक एकत्रित कर लेता है। इसके अलावा राजकीय रक्षा दल जो होता है मुगलों का, उनसे लगभग 1 लाख रुपए की धनराशि भी लूट लेता है। और इसके पश्चात जो सिक्कों के गुरु होते हैं, 5वें गुरु अर्जुन देव, उनसे क्या करता है? उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं जहांगीर को पराजित कर सकूं और मुगल सम्राट बन सकूं। तो मुगल ये सिक्कों के 5वें गुरु जो अर्जुन देव है वो भी इसे आशीर्वाद दे देते, यानी इनका भी समर्थन खुसरो को मिल जाता है। और इस प्रकार क्या करता है? यह लाहौर पर आक्रमण कर देता है अपने सैन्य बल के सहयोग से। और लाहौर पर आक्रमण करने के पश्चात कहा जाता है कि जहांगीर भी तो पुनः सेना लेकर उधर आ जाता है युद्ध भूमि में और दोनों के मध्य संघर्ष होता है। और इस संघर्ष के दौरान खुसरो
पराजित होता है और उसे कैद किया जाता है और उसे अंधा करवा दिया जाता है। इसके पश्चात जो 5वें गुरु होते हैं अर्जुन देव, उनको देशद्रोह के मामले में मृत्यु दंड दे दिया जाता है। तो देखिए खुसरो का विद्रोह क्या करता है, अकबर की दरगाह देखने के बहाने निकल जाता है, फिर लगभग 12,000 सैनिक एकत्रित कर लेता है। इसके पश्चात राजकीय रक्षा दल से धन लूट लेता है। फिर इसके पश्चात सिखों के जो गुरु थे अर्जुन देव, उनसे आशीर्वाद लेता है, यानी समर्थन, यहां पर समर्थन मिल जाता है। इसके पश्चात कहा जाता है लाहौर पर आक्रमण। लाहौर पर आक्रमण करने के दौरान जहांगीर व खुसरो के मध्य भैरोवाल का युद्ध होता है। ये कहां पर है, जालंधर के निकट। इस युद्ध में खुसरो पराजित होता है, अंधा कर लिया जाता है और कैद में डाल दिया जाता है। सिखों के जो गुरु होते हैं अर्जुन देव, देशद्रोह का मुकदमा और मृत्यु दंड। खुसरो का खात्मा बाद में खुर्रम द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार खुसरो का विद्रोह किया जाना और विद्रोह का दमन करना जहांगीर की सफलता की निशानी देखने को मिलती है। इसके बाद कहा जाता है कि इस विद्रोह के कारण बीकानेर का शासक जो होता है राय सिंह, क्या होता है, खुसरो के विद्रोह के कारण जो अधीनस्थ होते हैं वो भी विद्रोह करने लग जाते हैं। मौका चाहिए विद्रोहियों को। तो क्या होता है, बीकानेर का शासक जो होता है राय सिंह, वो भी विद्रोह कर देता है। क्यों? क्योंकि फायदा उठाना चाहता है। तो जहांगीर क्या करता है, इसके पीछे जगन्नाथ कछवाहा को भेजता है और इससे जगन्नाथ कछवाहा से राय सिंह पराजित होता है और इस प्रकार राय सिंह को क्षमा याचना मांगने पर क्षमा कर देता है। इस प्रकार खुसरो का विद्रोह फिर राय सिंह का विद्रोह, दोनों ही विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन कर देता है। इसके पश्चात जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में वर्णन करते हैं। ये उपलब्धि ऐसी उपलब्धि थी जो अकबर अपने जीवन काल में कभी भी प्राप्त नहीं कर सका। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसका सपना अकबर अपने मन में लिए हुए ही इस दुनिया से विदा हो गया और अकबर की अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं हो सकी। वो था मेवाड़ पर विजय। साम्राज्य विस्तार। मेवाड़ को अधीन लाना। अब देखिए, जो अकबर का सपना था, अब जहांगीर के मन में भी वही अभिलाषा थी भाई कि मेवाड़ को तो किसी न किसी प्रकार से मुगलों की अधीनता में लाना ही है, मेवाड़ के शासकों को मुगल अधीनता स्वीकार कराना ही है। तो इसके लिए क्या करता है कि पहला अभियान करता है ये 1605 ईस्वी में शहजादे परवेज को
मेवाड़ अभियान पर भेजता है, लेकिन ऐसा पल रहता है। इसके बाद कहा जाता है कि फिर 3 बार अपने सेनापतियों को भेजता है, लेकिन फिर भी असफल रहते हैं, यानी जहांगीर को कोई सफलता नहीं मिलती। फिर कहा जाता है कि 1615 ईस्वी में जहांगीर खुर्रम को इस अभियान पर भेजता है कि भाई ठीक है अब जा, अब तक तो सफलता नहीं मिली है, कोई अभी सफलता मिल जाए तो बात अलग है। इसका समकालीन शासक था महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह। अब देखिए, कहा जाता है कि खुर्रम अपनी मुगल सेना लेकर मेवाड़ पहुंच जाता है, और कहा जाता है कि लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाता है। तो जब यह अपनी सेना लिए हुए काफ़ी दिन बीत जाते हैं खुर्रम को, तो खुर्रम भी हताश होने लगता है कि यार अब इन पर विजय प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। तो उधर अमर सिंह जो ये भी मुगलों की घेराबंदी की वजह से परेशान हो जाते हैं, अंदर खाद्यान्न की समस्या, जल की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो इधर खुर्रम भी परेशान और इधर अमर सिंह व अन्य राजपूत भी परेशान हो जाते हैं। अतः दोनों एक मध्य का रास्ता निकालते हैं। खुर्रम का तो एकमात्र सपना होता है भाई अधीनता स्वीकार करें, तो वो तो साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से वो अधीनता स्वीकार कराना चाहता था मेवाड़ को मुगलों की। और इधर यहाँ पर भी इनके सामने समस्या थी, अब एक करे तो क्या करें, बीच का रास्ता निकाला जाए। वार्तालाप हुई, वार्तालाप के तहत ये तय हुआ कि भाई इस प्रकार मरने से तो अच्छा है कि हम समझौता कर लें। समझौता भी किस प्रकार, सम्मान के साथ समझौता। अमर सिंह भी राजी हो गए, खुर्रम ये भी राजी हो गए। तो कहा जाता है कि गोगुंदा के निकट शुभकर्ण गोगुंदा शुभकर्ण व झाला हरिदास, गोगुंदा में दोनों के मध्य एक समझौता होता है। इधर अमर सिंह की तरफ से इस समझौते पर हस्ताक्षर शुभकर्ण व झाला हरिदास करते हैं, और इधर खुर्रम, दोनों के मध्य समझौता होता है, संधि होती है, और इसे कहा जाता है मुगल मेवाड़ संधि, जो कब होती है 1615 ईस्वी में। कहां पर होती है, गोगुंदा। कारण क्या था, खाद्यान्न संकट का अभाव अमर सिंह के पास। इधर खुर्रम भी किसी न किसी प्रकार से अधीनता स्वीकार कराना चाहता था। गोगुंदा में होती है, प्रतिनिधि कौन होते हैं अमर सिंह के, शुभकर्ण व झाला हरिदास। तो देख, इस संधि में या इस समझौते में भी मेवाड़ का गौरव बरकरार रहता है। कैसे, जैसे समझौते या संधि की जो शर्तें थी वो निम्न थी। पहले तो सबसे बड़ी शर्त थी कि समझौता या संधि सम्मानजनक होनी चाहिए, मेवाड़ का गौरव खराब नहीं होना चाहिए। तो पहली संधि होती है, संधि की जो पहली शर्त है, खुर्रम कहता है कि मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित होगा, लेकिन खुर्रम यह अमर सिंह कहता है कि महाराणा मुगल दरबार में उपस्थिति नहीं देगा या उपस्थित नहीं होगा, बदले में युवराज को भेज देगा।
यानी खुद कभी मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, गुलाम नहीं बनेंगे, ठीक है, उसकी जगह वो युवराज को भेज देंगे, युवराज मुगल दरबार में उपस्थिति दे सकेगा। इसके अलावा मुगलों को कभी राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। क्या संधि होती है? भाई ठीक है, संधि की दूसरी शर्त होती है कि कभी भी मुगल मेवाड़ के शासकों को मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, क्योंकि मेवाड़ का कोई भी राजपूत मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने में रुचि नहीं रखता। तो अतः आखिर तक वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। वो बात की बात है, अयोग्य शासक हो जाते हैं तब तो ये संधि टूट जाती है, वो बहुत बात की बात होती है। जब औरंगजेब का पतन हो जाता है, फर्रुख शेर, जादर शाह, बहादुर शाह, उस समय की बात थी, वो मेवाड़ के शासकों के साथ होती है। इसके पश्चात तीसरा, मेवाड़ी क्षेत्र जितना मुगलों के पास था वह चित्तौड़, मेवाड़ के शासक को सौंप देंगे। तीसरी शर्त, भाई मेवाड़ क्षेत्र जो मुगलों के अधीन है वो क्या है, वो और चित्तौड़ मेवाड़ के शासकों को सौंप देना है। तो इधर क्या करेंगे, ठीक है सौंप देंगे, लेकिन महाराणा इस चित्तौड़ की मरम्मत नहीं कराएगा। ठीक है भाई, आपको ये क्षेत्र दे देते हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन में आप चित्तौड़ किले की मरम्मत या रिपेयरिंग नहीं कराएंगे। तो इस प्रकार संधि जो होती है, पहली बार मुगलों को सफलता मिलती है 1615 में संधि, मुगल मेवाड़ संधि, और संधि में भी मेवाड़ का सम्मान बरकरार रहता है। पहला, महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे और युवराज को भेज देंगे, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। मेवाड़ी क्षेत्र जो मुगलों के अधीन है वह चित्तौड़ मेवाड़ के शासकों को देना पड़ेगा, ठीक है दे देंगे, लेकिन महाराणा में चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं कराएंगे। इस प्रकार ये संधि की शर्तें होती है और दोनों के मध्य मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है। हालांकि इतिहासकार कहते हैं कि इसके पश्चात जो अमर सिंह होते हैं वो इस संधि से बड़े आहत होते हैं, और कहा जाता है कि वो आयड़ जो कि उदयपुर है, आयड़ चले जाते हैं, और आयड़ में ही 1620 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जैसे ही संधि समाप्त होती है, संधि के पश्चात अमर सिंह राजपाट त्याग देते हैं और इनका जो पुत्र होता है करण सिंह, उस करण सिंह को सत्ता सौंप देते हैं और खुद आयड़ चले जाते हैं। वहीं पर 1620 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये हो गया मुगल मेवाड़ संधि। इसके पश्चात नेक्स्ट जो टॉपिक है साम्राज्य विस्तार के तहत, वो है अहमदनगर। अहमदनगर विजय। अहमदनगर आपको पता है अकबर ने अंतिम विजय असीरगढ़ पर प्राप्त की थी, और कहा जाता है कि मौके का फायदा उठाते हुए जो कि अहमदनगर का जो प्रधानमंत्री होता है वो
क्या करता है, मलिक अंबर अहमदनगर पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके पश्चात कहा जाता है कि कई अभियान किए जाते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, तो फिर जहांगीर खुर्रम को इस अभियान पर भेजता है और कहा जाता है कि खुर्रम को इस अभियान में सफलता मिलती है, दोनों के मध्य संधि हो जाती है और जहांगीर प्रसन्न होकर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देता है। तो रिपीट वापिस, अहमदनगर किस अभियान के दौरान खुर्रम को सफलता प्राप्त होती है और जहांगीर प्रसन्न होकर उसे शाहजहां की उपाधि देता है, वो अभियान है अहमदनगर अभियान। तो इस कारण इतिहास में खुर्रम शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होता है। इसके पश्चात कहा जाता है 1620 ईस्वी, कांगड़ा पर विजय। कहा जाता है कि 1620 ईस्वी में जहांगीर कांगड़ा पर आक्रमण करता है और कांगड़ा पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। इसके पश्चात किश्तवाड़ आदि क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करता है, लेकिन इसके शासनकाल की सबसे बड़ी जो खामी है वो है 1622 ईस्वी में कंधार का मुगलों से छीनना। तो ये जो साम्राज्य विस्तार बताया है, यहां पर उपलब्धि हो गई, यहां पर भी उपलब्धि हो गई, लेकिन इसके शासनकाल की जो कलंक माना जाता वो है कि यहां इसके शासनकाल के दौरान ही पारस के शाह द्वारा कंधार पर अधिपत्य स्थापित किया जाता है और इस प्रकार कंधार जो कि मुगल अधिपत्य था, मुगल क्षेत्र था, वो पहली बार मुगलों के हाथों से निकल जाता है और दोबारा फिर कभी मुगल अधिपत्य में नहीं आता है। थैंक यू।